हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट की। और इसमें बेसिकली जो आपका शेड्यूल 3 है उसमें हमारा जो डिविजन्स हैं तीन, उनको हमने देखना है, जिनमें से एक ही डिवीजन हमारे काम की है, बाकी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो देखिए, शेड्यूल 3 में हमारे तीन डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। ठीक। तो डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 बेसिकली एक तरह से ये क्राइटेरियाज हैं, या फिर इनको कह सकते हैं आप एक तरह से ये फॉर्मेट्स हैं जो सर्टेन कंपनीज, क्लास ऑफ कंपनीज के लिए दिए हुए हैं। तो डिवीजन 1 की अगर हम बात करें तो डिवीजन 1 किन पे एप्लीकेबल होती है? एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिन कंपनीज के ऊपर, जिन एंटिटीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं? डिवीजन 1 के हिसाब से। ठीक। तो डिवीजन 1 एक तरह से एक वर्ड हो गई किन के लिए? जिन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट इन डेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनके लिए आपका डिवीजन 1 है। डिवीजन 2 किसके लिए है? जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होते बल्कि इन डेज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक। एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इन डेज। तो हमें यही वाला हिस्सा पढ़ना है। और डिवीजन 3 की भी हम बात कर लेते हैं। डिवीजन 3 आपका बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मींस एनबीएफसीज पे। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो हमें ओनली डिवीजन 2 पढ़ना है। डिवीजन 1 और डिवीजन 3 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आया कि शेड्यूल 3 चलता कैसे, इस वजह से हमने इस चीज को बताया। ठीक। अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अब जब भी हम कहते हैं कि हम शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये हमने अपना इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी देखा था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 3 कहता है कि प्रोवाइड्स करता है फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक फॉर्मेट बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है। फिर ये क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? तो हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक। इसके बाद हमने बोला था कि भी इनका जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके बारे में नहीं बात करता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अपना रिस्पेक्टिव जो लॉ है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर अपना रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस एक्ट लगता है, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अपना रिस्पेक्टिव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी है वो उनके जो रिस्पेक्टिव लॉज हैं वो डिफाइन करते हैं। शेड्यूल 3 नहीं लगता है उनपे। ठीक। इस वजह से हम जब बात करेंगे कंपनीज की कि शेड्यूल 3 कंपनीज पे लगता है, तो अब कंपनीज में अब डाउट आपको आएगा कि कंपनीज का मतलब तो बैंकिंग कंपनी भी और इंश्योरेंस भी, तो इसको एक्सक्लूड कर देना, बाकी कंपनीज के ऊपर शेड्यूल 3 लगता है। ठीक। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात आती है कि जितने भी हमने देखे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इनके फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे हमने बनाने हैं, क्या जैसे मर्जी हम वैसे बना लें अपने हिसाब से? नहीं। शेड्यूल 3 ने अपने अपने रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है। तो इसमें हमने ये चारों चीजें देखनी है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स। तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बेसिकली तीन चीजें हमने देखनी है, उनको हम डिटेल में देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी और उसको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके रिलेटेड जितने भी नोट्स आपके बैलेंस शीट में आने चाहिए वो। उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट है, कौन कौन से पर्टिकुलर्स उसमें आते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर्स आप किस किस सीक्वेंस नंबर में लाइन आइटम कैसे कैसे दिखाने हैं, और फिर उससे रिलेटेड आपके क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं। इस तरीके से हमने ये चैप्टर करना है। तो अब सबसे पहले आ जाए आप फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है? तो देखिए, सबसे पहली बात, बैलेंस शीट में जो अभी तक आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए थे, जो आपने डिवीजन 1 में पढ़ा था, तो डिवीजन 1 में बेसिकली लाइबिलिटीज ऊपर होती हैं और एसेट्स बाद में आती है, मतलब एसेट्स नीचे होती हैं। यहाँ पे फॉर्मेट को बिल्कुल पलट दिया। ठीक है। एसेट्स ऊपर होंगी और लाइबिलिटीज और इक्विटी नीचे होंगी। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपके दिमाग में काफी सारी चीजें बैठती चली जाए कि हाँ, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, किसके बाद क्या चीज आती है। ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल रटी नहीं जा सकती है, और ये चीज बस दिमाग में आपको फिट हो जाए थोड़ा थोड़ा, उसका हम ट्राई करेंगे। बाकी ये तो ऐसी चीज है कि आपको एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले एक बार देख कर जाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि जिसमें आपसे यही बोल दे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस ही बनाना है आपको, तब कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट प्रॉपर आपको याद होने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है। ठीक। अब हम बात करते हैं अपना। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी असेट्स। असेट्स में अब क्या क्या आएगा? तो देखिए, असेट्स में सबसे पहले ब्रॉड हेडिंग की बात करते हैं,
एक तो नॉन करंट एसेट्स आएगा और एक करंट एसेट्स आएगा। भाई दो ही तरह की तो एसेट्स होती हैं, या तो नॉन करंट होगी या करंट होगी। ठीक, अगर मैं करंट नॉन करंट के बाइफिकेशन की बात करूं तो आप यही बोलोगे सर या तो नॉन करंट है या करंट है। फिर क्वेश्चन आता है नॉन करंट में क्या क्या और करंट में क्या क्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद फिर हम बात करेंगे करंट एसेट्स। ठीक, नॉन करंट और करंट में पर्टिकुलर्स आप अगर एनालाइज करोगे ना तो लगभग लगभग सेम है, काफी सारी चीजें सेम है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन करंट हो ही नहीं सकती, इसलिए सिर्फ करंट में है, नॉन करंट में नहीं है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो करंट हो ही नहीं सकती, इस वजह से वो नॉन करंट में है और करंट में नहीं है। ठीक, मेरी इस बात को आप ध्यान में रखना, इसी को मैं अभी दोबारा से रिपीट करूंगा जब मैं अपना असेट्स और करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को पूरा बता देंगे। तो अब हम आते हैं नॉन करंट असेट्स पे। तो देखिए नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपका इंड AS 16 के हिसाब से आता है। इसके अंदर क्या क्या आती है, चीजें आपकी आती हैं, इंक्लूडिंग बियरर प्लांट। तो जो आपका बियरर प्लांट होता है वो आपका इंड AS 16 में आता है, इंड AS 41 में कवर नहीं होता। इस वजह से बियरर प्लांट को भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। भाई जब हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि बियरर प्लांट जो है वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड AS 16 में कवर होता है, तो इसका मतलब वो पीपी हो गया ना। अब आप उसको ये तो नहीं कहोगे नहीं नहीं ये तो प्लांट है, ये तो आप एग्रीकल्चर में ही लेके जाओ। नहीं साहब, इंड AS कह रहा है कि आपका जो बियरर प्लांट है वो आपका इंड AS 16 में कवर होता है। इंड AS 16 का मतलब हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इस वजह से हमने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बियरर प्लांट। बात समझ आती है। अब अगली लाइन आइटम की बात करते हैं। कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है आपका, जो आपका अभी मतलब बन रहा है, अभी बना नहीं है। ऑब्वियसली जब हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं इसका मतलब उस पर काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, कोई भी आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आ सकती है, या कोई और भी एसेट हो सकती है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो आपकी किस में आएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी उसको प्योरली पीपी नहीं कह सकते ना, कि अभी तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बनकर तैयार नहीं हुआ, रेडी टू यूज। इस वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हम उसको दिखाना होता है। देखिए सारी चीजें आपका इंड AS से लिंक होकर चलती हैं, सब चीजें। शेड्यूल 3 भी ऐसा नहीं है कि शेड्यूल 3 आइसोलेशन में बनाया गया है। शेड्यूल 3 सारे इंड AS को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है कि कौन किसी भी इंड AS की रिक्वायरमेंट वायलेट ना हो, इस हिसाब से शेड्यूल 3 को बनाया गया है। ठीक, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, कोई भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आती है, आ सकती है, कोई और भी एसेट जो आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले पे आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका बिल्कुल नया टर्म है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड AS 40 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुल मिलाकर क्या बोलता है कि आपका कोई भी लैंड बिल्डिंग, या फिर सिर्फ लैंड, या फिर सिर्फ बिल्डिंग, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आपने अगर अपने पास रखे हुआ है रेंटल देने के लिए, दूसरों को रेंट पे देने के लिए, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर आपको पता ही नहीं आपने क्यों रखा है, मींस अनडिटरमाइंड यूज, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्होंने बोला कि ये एक अलग ही लाइन आइटम है। देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो सर पीपीई में भी तो क्लासिफाई कर सकते थे हम, तो हमने पीपीई में क्यों नहीं दिखाया। लेकिन पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो हमने रेंटल टू अदर्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर अनडिटरमाइंड यूज के लिए रखा हुआ है। और जब हम बात करते हैं पीपीई की, तो अगर वही बिल्डिंग हमने अपने यूज के लिए रखी हुई है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए, मैं उसमें ऑफिस बना के जमा के बैठ गया अपने पास, मैंने अपने स्टाफ को रख रखा है, उसमें काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो मेरा कहीं ना कहीं पीपीई बन जाता है। तो इस वजह से आपका पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग चीजें बाय डेफिनेशन भी, एज पर देयर रिस्पेक्टिव इंड AS। इसी वजह से आपका शेड्यूल 3 में भी उसकी अलग लाइन आइटम बनाई गई। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको बोली थी कि जो आपका शेड्यूल 3 है वो आइसोलेशन में नहीं बनाया गया है, सारे इंड AS को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। ठीक, इस वजह से हमने इसकी एक अलग लाइन आइटम बना दी। उसके बाद आते हैं अगला गुडविल। तो गुडविल किससे आता है, हमारा इंड AS 103 के हिसाब से। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि 103 के हिसाब से गुडविल कैसे आ सकता है। इंड AS 38 है इंटेंजिबल असेट्स के लिए, क्योंकि हम तो गुडविल को क्या जानते हैं कि भाई गुडविल मतलब इंटेंजिबल असेट। हमारी नॉलेज यहाँ आके खत्म हो जाती थी अभी तक कि गुडविल का मतलब होता है इंटेंजिबल असेट, और इंटेंजिबल असेट पे तो इंड AS 38 लगता है। तो आपने गुडविल जो है अलग से क्यों दिखाया और अदर इंटेंजिबल असेट्स अलग से दिखा रहा हो। अरे अदर इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल ऐड करके ही फॉर्मेट में दिखा देते ना, ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूं, इंड AS 103 गुडविल की बात करता है कि गुडविल सिर्फ आपका बिजनेस एक्विजिशन से ही आ सकती है, और अदर इंटेंजिबल असेट्स पे आपका इंड AS डील करता है इंड AS 38। इंड AS 38 जो आपकी इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन देता है, उसमें सबसे पहला वर्ड है
आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स। तो नॉन मॉनेटरी एसेट्स को आप साइड रख दो भी फिलहाल, आइडेंटिफाइबल पे आ जाओ। आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए आपकी कोई भी एसेट्स, इंटेंजिबल तभी 38 में आएगी। ठीक, उसके बाद हमने देखा आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब, तो उन्होंने इंडेस ने बताया 38 में, इंडेस ने बोला कि आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि जिसको आप बिजनेस से सेपरेट करके अलग करके बेच सकते हो, तो वो आपका आइडेंटिफाइबल है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो आपका आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो इंडेस 38 में किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को कवर होने के लिए आइडेंटिफाइबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज, कोई इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाइबल ही नहीं है तो इसका मतलब वो 38 में तो आ ही नहीं सकती है ना। तो अब देखिए, गुडविल को क्या मैं अलग से बेच सकता हूं क्या, कि मैं गुडविल उठाकर जो है सिर्फ बेच दूं सामने वाले पर्सन को? ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कोई पेटेंट है, तो पेटेंट भी तो मेरा एक इंटेंजिबल असेट है। मैं पेटेंट को सामने वाले को ट्रांसफर कर दूं कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क है रिलायंस का और ये इसका लोगो है। अब इस मुकेश अंबानी साहब बोलेंगे आज से मैं यूज नहीं करूंगा, और मुझसे कह दें कि भाई साहब तकरीम जी आप यूज कर लो इसको और आप अपना बिजनेस इससे चलाते रहो, तो इसका मतलब उन्होंने अपने बिजनेस से सेपरेट करके उसको अलग से बेच दिया। यानी कि आप अगर सेपरेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाइबल है, और अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे तो आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक, तो अभी हम अपने डिस्कशन को यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, अदरवाइज मैं फिर इंडेस 38 में डिटेल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लीजिए, इस वजह से गुडविल आइडेंटिफाइबल नहीं है, गुडविल को अलग से नहीं बेच सकते, इस वजह से 38 में नहीं आती। तो इसका मतलब गुडविल पे एक अलग स्टैंडर्ड डील करता है 103, और अदर इंटेंजिबल एसेट्स पे एक अलग स्टैंडर्ड डील करता है 38। इस वजह से हमने दो अलग अलग लाइन आइटम बनाए। ठीक है, तो हम एक एक चीज का लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं कि अलग लाइन आइटम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इससे आपके दिमाग में चीजें सेट भी हो रही होंगी कि हाँ गुडविल अलग से दिखाई जाती है और अदर इंटेंजिबल एसेट्स की लाइन आइटम अलग से आती है। बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। अदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी, जैसे आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह को हमने बोला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट्स भी तो हो सकती है जो आपकी अभी अंडर डेवलपमेंट हो। भाई आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं, अभी उस पर कॉस्ट लग चुकी है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, रेडी टू यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब उसको मैं इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं कह सकता, तो फिर लेकिन उसको बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि उस पर एक कॉस्ट लगी और कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली भी होगी। तो इसका मतलब मैंने उसको दिखाना तो है लेकिन अभी रेडी टू यूज नहीं हुई है इंटेंजिबल एसेट्स, इस वजह से मैं अदर इंटेंजिबल एसेट्स वाले हेड में नहीं दिखा सकता। तो कहां दिखाऊं? उन्होंने कहा भी एक अलग से इसके नीचे ही हेड बना दो ना, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बात खत्म। तो इसमें कोई भी आपका हो सकता है, एनी पेटेंट, नो हाउ, नॉट येट डेवलप, तो वो आप इसमें दिखा दोगे। फिर अगला आता है बायोलॉजिकल एसेट्स। तो बायोलॉजिकल एसेट्स पे एक अलग ही इंडेस चलता है हमारा, इंडेस 41। इंडेस 41 एग्रीकल्चर की बात करता है, तो वहां पे बायोलॉजिकल एसेट्स जितनी भी हैं उनकी एक अलग लाइन आइटम बना दी। लॉजिक सिर्फ वही है कि क्योंकि अलग इंडेस है इस वजह से हमने अलग लाइन आइटम प्रिपेयर कर दी। ठीक, तो अभी तक आपने जो जो एनालिसिस किया, जितनी अभी हमने बातें करी, उसका एक मैं निचोड़ निकाल सकता हूं कि उसका निचोड़ ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के फॉर्मेट हैं वो कुछ नहीं है, वो जितनी भी आइटम दिखा रखी है उन पे सब पर कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा मिक्सअप ऑफ इंडेस एप्लीकेबल होते हैं। हो सकता है किसी लाइन आइटम पे एक से ज्यादा इंडेस भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। और मतलब एक इंडेस तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो ही रहा होगा, बहुत रेयरली ही कोई आइटम आपको ऐसी दिखेगी जिसपे कोई भी इंडेस एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो आपका बायोलॉजिकल एसेट तक हमने समझ लिया। तो यहां पर हमारा एक सेक्शन पूरा हो गया, एक सेक्शन पूरा हो गया। इसमें भी फाइनेंशियल एसेट और है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट एक अलग ही हेडिंग है, इस वजह से मैं वो अभी नहीं बता रहा। फाइनेंशियल एसेट को अगर मैं छोड़ दूं तो एक सेक्शन क्या पूरा हो गया मेरा, कि मेरा पीपी आएगा सबसे पहले, फिर पीपी अंडर डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसके बाद गुडविल आ जाएगा, फिर आपका अदर इंटेंजिबल एसेट्स, फिर अदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो अगर मैं ये कह दूं कि गुडविल से लेके, जो आपका ये गुडविल है, गुडविल से लेके यहां तक आपके कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है, 38 नहीं लगता वो अलग बात है, वो क्यों नहीं लगता वो मैंने आपको बता दिया। अदर इंटेंजिबल एसेट्स तो अदर इंटेंजिबल एसेट्स ही है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वो भी कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट ही तो है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई लेकिन जब बन जाएंगी तो इंटेंजिबल एसेट ही आ जाएंगी। तो हमारी कहीं ना कहीं जो हेडिंग्स हैं, ऊपर वाली कुछ हेडिंग्स टेंजिबल एसेट्स की आ गई और नीचे वाली कुछ हेडिंग्स तीन इंटेंजिबल एसेट्स की आ गई। तो नॉन करंट एसेट्स में भी मैं ऐसे कह सकता हूं कि नॉन करंट एसेट्स में भी दो तरह की हेडिंग, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और फिर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। हालांकि इसको हम इस तरीके से दिखाते नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी एसेट्स की हेडिंग आएगी तो एसेट की हेडिंग में दो हेडिंग,
नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। फिर हम बोलेंगे कि नॉन करंट असेट्स में कितनी हेडिंग, नॉन करंट असेट्स में भी हिडन तरीके से दो हेडिंग, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। इसको हम दिखाते नहीं, ये ध्यान रखना, कभी आप सोचो नहीं टेंजिबल अलग से दिखाना है, सिर्फ ऊपर वाली 3-4 आइटम आपकी टेंजिबल हैं, फिर इनटेंजिबल्स आ गई। बात समझ आती है? अब हम आगे चलते हैं, फाइनेंशियल एसेट। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इस पे इंड एस 109 एप्लीकेबल होता है। तो देखिए फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, जहां भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक। इंड एस 109। ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, विच वी गिव मनी आफ्टर लॉन्ग पीरियड। तो ट्रेड रिसीवेबल आप कहोगे सर ट्रेड रिसीवेबल तो हमारे करंट असेट्स में आते हैं, नहीं, नॉन करंट असेट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स में कौन आएंगे, जो हमें लॉन्ग पीरियड के बाद में पैसा देंगे। तो लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड को अभी आप फिलहाल समझ लो 12 महीना, ठीक। लेकिन नॉन करंट और करंट की क्लासिफिकेशन होती कैसे है, ये हम देखेंगे इंड एस 1 में, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पे हम देखेंगे कि नॉन करंट कब बोलता हूं मैं किसी भी पर्टिकुलर को, और करंट कब बोलता हूं किसी भी पर्टिकुलर को। फिलहाल आप मान के चलो 12 महीने के क्राइटेरिया फॉलो करना है हमें। 12 महीने से कम है तो इसका मतलब करंट, 12 महीने से ज्यादा है इसका मतलब नॉन करंट। हालांकि सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होता, और भी होते हैं नॉन करंट और करंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक। तो ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे लॉन्ग पीरियड के बाद में हमें पैसा देंगे, ठीक। फिर मैंने बोला ट्रेड का क्या मतलब है, रिसीवेबल का मतलब तो पैसा मुझे मिलना है, ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है, मींस ट्रेड वर्ड पे फोकस है। रिसीवेबल रिलेटेड टू कोर बिजनेस, कि जो जिस चीज का मेरा बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड अगर मुझे किसी से कोई पैसा लेना है, मतलब कहीं ना कहीं सेल की बात कर रहा हूं कि मैंने कुछ गुड्स सेल करी, कोई सर्विस सेल करी अपनी, और सामने वाले कस्टमर से मुझे पैसा लेना है, तो इसका मतलब वो पैसा मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया है और लोन को वापस लेना है, तो वो भी तो रिसीवेबल है एक तरह से, लेकिन क्या वो ट्रेड रिसीवेबल है, नहीं, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल कौन सा होगा, जो मेरा कोर बिजनेस एक्टिविटी से होगा। बात समझ आती है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है लोन्स, ठीक। लोन्स विच वी गिव टू अदर, जो हमने दूसरों को दे रखे हैं। बच्चों को ना इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट में अलग से लिखा है, ऑल्दो इसका लिखने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, बहुत बेसिक सी चीज है। लोन का मतलब बच्चे समझते हैं लोन लेने को ही लोन कहते हैं, नहीं, लोन का मतलब देना भी होता है, कि लोन हम देते भी हैं और लोन लेते भी हैं, ठीक है। विच वी गिव टू अदर, इंड एस 109। और अदर फाइनेंशियल एसेट जो भी ऊपर नहीं आई वो सारी अदर में आ जाएंगी। तो देखिए अदर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, कि फॉर्मेट कुछ किस तरह का है, कि फॉर्मेट में कुछ बहुत मेन आइटम्स तो ना, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जितना भी इसमें क्लासिफाई नहीं हो पाया वो सारा अदर, ठीक बात। उसके बाद अच्छा देखिए, मैं फाइनेंशियल एसेट का एक छोटा सा मीनिंग बता देता हूं, कि फाइनेंशियल एसेट किसको कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारा रियलाइज कैश में हो जाता है, कि जहां पे हमें सामने वाले बंदे से कैश मिल जाएगा, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है और बहुत डिटेल चीजें हैं, इस वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे इंड एस 109 में। फिलहाल एज ए लेमैन आप समझ लो फाइनेंशियल एसेट वो एसेट है जहां पे मुझे पैसा कैश में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, आप कहीं ना कहीं देखोगे इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करी है, तो शेयर को अगर मैं बेचूंगा तो कैश में पैसा मिलेगा। ट्रेड रिसीवेबल, सामने वाला कस्टमर कैश में पैसा देगा। लोन अगर मैंने किसी को दिया है तो भी मैं सामने वाले से कैश लेने का राइट रखता हूं, राइट टू रिसीव कैश, ठीक है। तो राइट टू रिसीव कैश को ही फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। फिलहाल इतना समझ लो, दिमाग में इसको पत्थर की लकीर मत बनाना, क्योंकि आगे चल के हम फाइनेंशियल एसेट को डिटेल में पढ़ेंगे इंड एस 109 में। कहीं वहां आप कंफ्यूजन हो कि यहां तो सिर्फ इतना बोला था, यहां तो इतना सारा आ गया, तो बहुत चीजें। फिलहाल आप समझ लो कैश में जो चीज मिल जाएगी वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है। ऐसी अदर फाइनेंशियल एसेट, मैंने किसी को भी कुछ भी दे रखा है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे फाइनली सामने वाले से मैं कैश लेने का राइट रखता हूं, ठीक, तो वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट की एक तरह से ये सब हेडिंग है, और सब हेडिंग के अंदर फिर 3-4-5 आइटम आ गए, ठीक। तो कुल मिलाकर इन्होंने बोला कि भी आपका जब नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें टेंजिबल आइटम पहले आती हैं 4-5, उसके बाद फिर आपकी इंटेंजिबल आइटम्स आती हैं, फिर आपकी फाइनेंशियल एसेट्स आती हैं, ठीक। अब देखिए फाइनेंशियल एसेट्स जो है ना, वो ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है। भाई अब मैं इंटेंजिबल तो इनको नहीं कह सकता ना कि इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल है, क्योंकि ये तो इंटेंजिबल एसेट वाली क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता, और मैं छू भी नहीं सकता, तो इसका मतलब टेंजिबल भी नहीं है। तो ये तो एक अलग ही आइटम हो गई, तो इस वजह से ये सबसे लास्ट में रखी गई फॉर्मेट के हिसाब से। पहले उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखा दी जिनको आप प्योरली टच कर सकते हो, फिर उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखा दी जिनको आप टच नहीं कर सकते,
फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो ना कि टेंजिबल है ना कि इनटेंजिबल है, जिनको हमने बोला फाइनेंशियल एसेट। बात समझ आती है? आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहां पे हमारा जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए, अच्छा डेफर्ड टैक्स एसेट्स और है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा नॉन करंट एसेट्स होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिख रखा है नेट। नेट का मतलब है, नेट मींस आफ्टर ऑफसेटिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपका ऐसा नहीं करना है कि आप डेफर्ड टैक्स एसेट भी दिखा रहे हो बैलेंस शीट में और लायबिलिटी भी दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, दोनों को ऑफसेट करके फाइनली आप देख लेना डीटीए है या डीटीएल है, तो वो नेट बेसिस पे जो भी आएगा वो आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है। बात समझ आती है? उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, तो देखिए अदर का मैंने बोला बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारी चीजें, इतनी सारी चीजें होती हैं जिसको आप ना टिप्स पे गिन नहीं सकते कि ये ही होंगी। एक्सक्लूसिव लिस्ट कभी नहीं आ सकती आपके पास किसी भी चीज की। कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आपकी फॉर्मेट में नहीं आ रही होगी, लेकिन बैलेंस शीट में तो दिखानी है। तो उन्होंने बोला कि आप उसको देख लो ना कि नॉन करंट एसेट से या करंट एसेट से। अगर नॉन करंट एसेट से तो अदर में करके डाल दो, रिमेनिंग एनीथिंग नॉट कवर्ड अबव। तो देखिए अब इसमें एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिखा, एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए मैंने किसी को फिक्स्ड एसेट्स के लिए एडवांस दे रखा है, तो उसको मैं क्या दिखाऊंगा, उसको मैं अदर नॉन करंट एसेट्स दिखाऊंगा, ठीक है। एडवांस मैंने दे रखा है ना, तो कहीं ना कहीं एडवांस दे रखा है तो एसेट्स है मेरी। आगे आ जाते हैं करंट एसेट्स में। तो देखिए करंट एसेट्स में सबसे पहले आपका हेडिंग है इन्वेंट्री, ठीक। इन्वेंट्री में ब्रैकेट में हमने क्या लिख रखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, इंड एस 2 इसको कवर करता है, ठीक। इसके बाद आती है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में देखिए यहां पर भी लगभग लगभग वही सारी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको आप नॉन करंट दिखा ही नहीं सकते, इस वजह से वो करंट में है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि करंट भी हो सकती हैं और नॉन करंट भी हो सकती हैं, तो वो तो कॉमन है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कॉमन आ गई। नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट जब हमने नॉन करंट वाली ऊपर देखी थी, मैं दोबारा दिखाता हूं, फाइनेंशियल एसेट जब हमने नॉन करंट वाली ऊपर देखी थी तो यहां पर भी आया था इन्वेस्टमेंट, और यहां पर भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक ऐसी चीज है ना जो नॉन करंट भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है, बेस्ड अपॉन आपका टाइम पीरियड, ठीक। तो ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका अगला पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल भी ऐसी चीज है जो नॉन करंट भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। 12 महीने से कम में पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली करंट फाइनेंशियल एसेट, 12 महीने से ज्यादा में मिल रहा है तो नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, ठीक। तो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल आ गया विद इन शॉर्ट पीरियड वाला। फिर आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज है जो करंट ही होगी, नॉन करंट नहीं होगी ना, तो इस वजह से ये ऊपर नहीं था, सिर्फ नीचे है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंसी कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एफडी अप टू 3 मंथ्स वाली जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं क्या होती है, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। कि 3 महीने में अगर एफडी आपकी मैच्योर हो रही है या फिर 3 महीने तक की एफडी आपने कराई है, तो वो कहीं ना कहीं मानता है कि कैश आपके हाथ में ही है, ऐसा नहीं कि वो फंड ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो 3 मंथ एक बहुत छोटा पीरियड इन्होंने शो करने की कोशिश करी है। उसके बाद इन्होंने बोला बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा आपका, एफडीज आ सकती है इसमें 3 मंथ से 12 महीने वाली। अच्छा 12 महीने से ऊपर निकलती तो नॉन करंट हो जाएगा ना, तो यहां पर 3 महीने से तो ऊपर है लेकिन 12 महीने से नीचे है एफडी अगर, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आगे आते हैं लोन्स। यहां पर भी लोन्स कौन से आएंगे, यहां पे लोन्स वो आएंगे जो हमने शॉर्ट पीरियड के लिए दिए हुए हैं, ठीक। तो वो आपके करंट एसेट्स में आ गए। और उसके बाद आपका अदर फाइनेंशियल एसेट आ गया, तो अदर फाइनेंशियल एसेट में फिर वही ऊपर जो क्लासिफाई नहीं हो पाया वो सब उठा के आप अदर में डाल दो। बात समझ आती है? अब देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें सारी हेडिंग्स के आगे मैंने जो लिख रखा है वो लिख रखा है 109 109 109, ठीक है। ऊपर भी आपने देखा होगा 109 हमने लिख रखा है सब जगह पे। 109 इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो आपके फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, इस तरह के वर्ड्स को इंड एस 109 डील करता है। ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक। तो इनको 109 डील करता है, इस वजह से हमने इसका एड्रेस लिख दिया आगे, 109 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट को ना आप अपना इंडेक्स भी समझ सकते हो कि ये एक तरह से आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंडेक्स है। मतलब इसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं इन्हीं सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है हमें रिस्पेक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। तो इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं अपना।
उसके बाद आपका आता है करंट टैक्स असेट्स और आपका अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में अब जो भी करंट असेट बची नॉट क्लासिफाइड अबव वो सारी आ जाएंगी। करंट टैक्स असेट्स में आपका एडवांस टैक्स आपने कोई पे कर रखा है या फिर टीडीएस आपका डिडक्टेड है, टीसीएस आपका कलेक्टेड है सामने वाले पर्सन से, तो वो सब आपका करंट टैक्स असेट्स में आ जाएगा। ये आप डीटी में पढ़ते भी हैं तो वो चीज होगी, बस अकाउंटिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अगला। ये हमारा पूरा हो गया असेट्स की बात है। तो असेट्स में हमने दो देखे, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में भी हमने देखे कुछ टेंजिबल आइटम है, कुछ इनटेंजिबल आइटम है और कुछ आइटम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल असेट है। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो मैंने बोला था कि हम इक्विटी एंड लायबिलिटी नीचे दिखाते हैं और आपका असेट्स ऊपर दिखाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, तो ये सिमिलर वैसा ही है। इक्विटी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, अदर इक्विटी आ जाएगा और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन हेडिंग्स आपकी आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसको कंबाइनली हम बोल देते हैं इक्विटी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का ना इंटरलिंकिंग है, चेंजेस इन इक्विटी, दोनों का क्या बल्कि तीनों का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी, इक्विटी का भी और अदर इक्विटी का भी। ठीक है, इनकी लिंकिंग होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि ये जो फिगर यहाँ पे जो आनी है इसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, वहां से निकल कर आती है। ठीक है, तो अभी जब चेंजेस इन इक्विटी वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे हम दोबारा से इस बैलेंस शीट को लिंकिंग करेंगे कि यहां से फिगर उठ के वहां आ जाएगी। ठीक, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ इसकी इंटरलिंकिंग होती है आगे। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आपको बता दूं होता क्या है। अदर इक्विटी एक तरह से रिजर्व एंड सरप्लस जिसको आप पहले बोला करते थे, तो उसका नाम चेंज करके अदर इक्विटी कर दिया है, लेकिन सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया है, इसके फंक्शन भी काफी सारे चेंज हो गए, क्योंकि अदर इक्विटी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो रिजर्व एंड सरप्लस में आप इंटरमीडिएट में नहीं दिखाते थे। ठीक है, और इसका बहुत गहरा लिंक है इंड एस 109 के हिसाब से कि अदर इक्विटी में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैंने अभी आपको इतना समझा दिया है कि अदर इक्विटी इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस मत समझ लेना। आप शेड्यूल जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था ना बैलेंस शीट फॉर्मेट, सबसे पहले तो वो अपने दिमाग से निकाल दो। वो आप निकाल दोगे तो 10 टाइम ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें अगर आप कंपेयर करते चलोगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इंड एस वाली रिवीजन में भी यही बोला था कि पुराना आप निकाल दो तो आपके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, आप ऐसा मत सोचना कि हाँ अरे अदर इक्विटी ना लिख के मैं तो रिजर्व सरप्लस लिख देता हूं उसमें, ऐसा नहीं करना है। आगे आते हैं हम लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में भी तो देखिए वैसे ही आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। अब आते हैं इसमें, तो देखिए आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या है, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या है, विच वी टेक फ्रॉम अदर। यहां पे कौन सी है, ये लोन है, लाइबिलिटी है, तो यहां पे तो लोन हमने दूसरों से लिया होगा। ठीक है, विच वी गिव फ्रॉम अदर, सॉरी विच वी टेक फ्रॉम अदर, जो हमने सामने वाले लोगों से लोन ले रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स। और इसके ऊपर कौन सा इंड एस डील करता है, इंड एस 109। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल असेट हो या फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो प्लस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे इंड एस 109 में, जिसमें से फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल असेट ही मेन होता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, लेकिन वो भी आपका इंड एस 109 में कवर होता है। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मैं अदर इक्विटी के साथ में लिंक करूंगा कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो चीजें वैल्यूज निकल कर आती हैं वो आपकी जाती हैं अदर इक्विटी में। ठीक, तो अभी आपको ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग, आपको सिर्फ इतना समझना है फॉर्मेट अभी कि हाँ ये ऐसा है, यहाँ पे कैसे आती है चीज, वो जब हम रिस्पेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो हमारी चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अभी आपको ये सब चीजें पढ़ाने का पर्पस क्या है, सिर्फ फॉर्मेट दिमाग में बैठाना कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे हमें दिखानी होती हैं। फिगर यहाँ पे कहां से आएंगी उस पर अभी आप दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आपको ये सब कुछ पता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी जब पढ़ेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ फॉर्मेट समझने पे आप ध्यान देना कि किसके बाद क्या आता है, और जहां फॉर्मेट याद करने के लिए अगर कुछ लॉजिक मुझे जरूरी लगेगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे मैंने आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग से क्यों दिखाया उसका बताया आपको। ठीक है, इस तरीके से। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के बाद आपका लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी इंड एस 116 में आता है। तो देखिए लीज लाइबिलिटी, अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी किसको कहते हैं, जहां पे हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन हो कि हमें कैश देना पड़ सकता है सामने वाले को। भी मैंने बोला फाइनेंशियल असेट किसको बोलते हैं, जहां पे मेरे पास राइट हो गया, मैं सामने वाले से कैश ले सकता हूं, कैश लेने का राइट, इसका मतलब असेट हो गया। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल इससे उलट,
बिल्कुल इसको इसकी रेप्लिका एक तरह से अपोजिट कर दो इसको, कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब जहां पे ऑब्लिगेशन हो कि कैश देना पड़ सकता है, असेट का मतलब जहां पे राइट हो कि कैश ले सकते हैं सामने वाले से, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, कैश देना पड़ सकता है। तो आप देखो बोरोइंग्स, कैश देना पड़ता है सामने वाले को, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियसली कैश में ही तो रिपेमेंट करता हूं ना मैं। ठीक, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा बैंक को, नहीं नहीं बैंक मेरी असेट ले जा उठा के। हाँ, रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है जब रिकवरी वगैरह होती है, तो हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं पैसा ही देता हूँ ना सामने वाले को। तो ये मेरी बोरोइंग्स क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कि इन बोरोइंग्स की वजह से मेरे सर पे एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि मुझे कैश देना पड़ेगा। उसके बाद आता है लीज लाइबिलिटी। अगर मैंने लीज पर कोई भी असेट ली है, कोई भी बिल्डिंग ली है, कोई असेट ली है, तो मैं लीज की पेमेंट्स भी तो आपका कहीं ना कहीं कैश में ही करूंगा ना, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये जो लीज लाइबिलिटी है ये इंडेस 109 में कवर नहीं होती। आप ये कह सकते हो सर यहां पर भी तो यही चीज है कि लीज का पैसा जो है ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, कैश दे रहे हैं, तो ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी वर्ड आते ही आप कह दो, चिपका दो इसके ऊपर 109 का टैग। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक, क्योंकि इसके लिए एक रिस्पेक्टिव इंडेस अलग से बना रखा है हमने 116, जिसके बाद जो बात करता है, जो बात ही लीज इसकी करता है कि लीज कैसे दिखानी है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या दिखाएंगे, वो सब चीजें। इस वजह से हमने कहा भाई लीज लाइबिलिटी, हमने बोला कि भाई लीज लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो है लेकिन 109 में कवर नहीं होती, 116 में कवर होती है। इस वजह से इसका एक अलग लाइन आइटम हमने बना दिया कि ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये लीज लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो है क्योंकि कैश देना है, लेकिन 109 में कवर नहीं होती। क्यों? क्योंकि 116 इसके ऊपर अलग से इंडेस एप्लीकेबल होता है। बात समझ आती? उसके बाद हमने बोला ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल जिनसे मैंने अब देखिए ट्रेड का मतलब यहाँ पे भी वही है कि जो आपका मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड आपने कुछ परचेजेस करी होंगी, रॉ मटेरियल परचेज किया होगा या कोई मेन सर्विस परचेज की होगी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको पैसा देना है सामने वाले पर्सन को, वो आपका क्या है, ट्रेड पेबल। तो यहां पर भी तो कैश ही देते हो ना आप सामने वाले बंदे को, तो ये भी कैश अगर देने की बात आ गई तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स में भी दो बाइफर्केशन इन्होंने कर दी है। इन्होंने बोला पेबल टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब एमएसएमई, छोटे छोटे उद्योग वाले जो लोग होते हैं उनको कितना पैसा देना है, और पेबल टू अदर देन एमएसएमई, बड़े बड़े लोगों को। अगर मैंने छोटे से लाला की दुकान है, उससे मैंने कुछ परचेज करी है, तो उसको अगर पैसा देना है तो वो आपका किस में आ जाएगा, एमएसएमई। और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अगर परचेज करी है, उसको पैसा देना है, वो कहां आ जाएगा मेरा, पेबल टू अदर बिजनेस। ठीक है, एमएसएमई जो है आपका एक अलग से एक्ट चलता है, एमएसएमई एक्ट। ठीक है, वहां पे इस माइक्रो किसको बोलेंगे, स्मॉल किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे, तीनों को डिफाइन कर रखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इतने इतने लाख तक है तो आप माइक्रो हो, इतने से ऊपर लेकिन इतने से नीचे है तो आप माइक्रो से ऊपर हो जाओगे, स्मॉल में आ जाओगे, और इतने से ऊपर है तो फिर आप स्मॉल से बढ़ के मीडियम में आ जाओगे। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल एक तरह से उससे थोड़ा सा बड़ा, और मीडियम और बड़ा। अब कहोगे आप लार्ज भी तो हो सकता है सर, अरे लार्ज के लिए तो एमएसएमई एक्ट बना ही नहीं है ना, लार्ज तो फिर बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई। ठीक है, तो उसके हिसाब से होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये सारे लोगों से अपना डिक्लेरेशन लेनी होती है कि भाई आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आप अपना सर्टिफिकेट हमें दे दो, अदरवाइज हम एज्यूम कर लेंगे कि आप एमएसएमई में नहीं हो रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको एक छोटा सी बात बता दी, इसको ध्यान में मत रखना ज्यादा। उसके बाद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी फिर वही कि जो ऊपर क्लासिफाई नहीं हुआ वो सारा अदर में आ जाएगा। ठीक बात। उसके बाद आता है आपका प्रोविजंस। अब प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं आपके, प्रोविजन का मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोविजन हो सकते हैं, असेट का डिमोलिशन का प्रोविजन हो सकता है कि असेट को डिमोलिश करना है, उसकी एक लाइबिलिटी का प्रोविजन मैंने बना रखा है, तो वो सब चीजें आपकी प्रोविजंस में आ जाएगा। फिर आता है आपका डेफर टैक्स लाइबिलिटी नेट। नेट का मतलब फिर वही कि आप डेफर टैक्स असेट को ऑफसेट करके फिर आप देख लोगे कि लाइबिलिटी है या असेट है। ठीक है, अब बच्चों के कुछ कुछ क्वेरीज आती हैं बड़ी बेकार सी, तो बच्चे कहते हैं सर फॉर्मेट में तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी लिखा हुआ है और ऊपर आपने डेफर टैक्स असेट भी लिख रखा है, और आपने कहा है कि दिखाना एक ही है, तो फॉर्मेट में दो दो क्यों दिखा रखे हैं। अरे फॉर्मेट का तो मतलब यही है ना कि वहां तो सब कुछ अवेलेबल होगा। आप अपना रिस्पेक्टिव जब प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि लाइबिलिटी आ रही है, एसेट आ रही है, तो उसको ऑफसेट करके दिखा लेना। फॉर्मेट तो जब भी बनाया जाता है तो एज ए जनरल सेंस में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने दोनों चीजें पढ़ी। उसके बाद करंट लाइबिलिटी। अब देखिए करंट लाइबिलिटी में भी सेम वही चीज आ गई, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी बोरोइंग्स आ जाएगा
और आपका लीज लाइबिलिटी आ जाएगा और ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, बिल्कुल सेम है, और अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गया, बिल्कुल सेम है। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी मतलब जो आपका ऊपर क्लासिफाई नहीं हो पाई वो सारी अदर में आ जाएंगी। प्रोविजंस आपके शॉर्ट टर्म वाले प्रोविजंस में आ जाएंगे, करंट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए करंट टैक्स लाइबिलिटी को मैंने एक डॉट 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 करके इसको एक रास्ता दिखा रखा है कि जो आपका करंट टैक्स लाइबिलिटी कैन बी एडजस्ट विद करंट टैक्स असेट्स, कि जो आपके ऊपर हमने करंट टैक्स असेट्स बनाई थी ना, तो आप ये देखो ये तीर का निशान आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये तीर के निशान के पीछे पीछे चलो और ये तीर का निशान मुझे लेके गया करंट टैक्स असेट पे। ठीक, तो यहां पे इन्होंने यही चीज बोली कि आपका करंट टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स असेट्स को भी आप एडजस्ट करके दिखाओगे बैलेंस शीट में। ठीक, तो नॉर्मली इन अ जनरल सेंस करंट टैक्स लायबिलिटी ही निकल कर आएगी आपकी, क्योंकि हम कभी भी टैक्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पे करते हैं, हमेशा एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, तो हमारा पेबल ही बनता है नॉर्मली, तो वो आपका करंट टैक्स लायबिलिटी में नीचे आ जाएगा ऑफसेट होके। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा टैक्स बना ही नहीं है और मेरा टीडीएस कट गया। आपने अपनी आर्टिकलशिप में भी देखा होगा, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि टीडीएस तो कट गया है मेरा, लेकिन मेरी इनकम इतनी है नहीं कि मेरा लाइबिलिटी टैक्स की बने, तो उस केस में क्या आएगा, करंट टैक्स असेट आएगा, लाइबिलिटी जीरो आएगी, और वो टैक्स में अपना इनकम टैक्स के हिसाब से आप जानते हैं हम रिफंड क्लेम कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपना अगला, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब मैं आपको बताता हूं कि भाई मेरी जितनी भी इक्विटी है, आप समझना, मेरी जितनी भी इक्विटी है मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, और मेरे बड़े सारे रिजर्व होते हैं, रिजर्व में सरप्लस है, फेयर वैल्यूएशन का रिजर्व है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इसके अलावा और भी बड़े सारे रिजर्व्स होते हैं। उसमें पूरे साल में ओपनिंग कितना था, कितना एडिशन हुआ, कितना कुछ कम हुआ, कितना चेंज हुआ, और क्लोजिंग में फाइनली मेरा कितना आ गया, एक तरह से आपका लेजर कह सकते हो आप। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आप बात करो तो बस लेजर ही है और कुछ नहीं, बस उसकी प्रेजेंटेशन एक अलग से दिखा दी। पहले आपका इंटरमीडिएट में ये नहीं पढ़ा करते थे, आप इस चीज को एज ए मेन कोर्स नहीं मांगा करता था शेड्यूल 3, ठीक है, डिवीजन 1 में। ठीक है, डिवीजन 1 में इस चीज को मेन कोर्स पे नहीं मांगा करता था हाईलाइट करके, लेकिन डिवीजन 2 में इंडेस जब आए तो उन्होंने बोले ये आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट है उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रखता है। जितना आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जितना आपका नोट्स टू अकाउंट्स आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दे देते हो, मतलब नहीं देते हो, बाकी चीजें दे दो और आप कह दो नहीं बाकी तो दे दिए नहीं दिए तो क्या हुआ, तो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझ आती है? तो अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मेट से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां पे आपका ओपनिंग आ गया, ओपनिंग बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, जो आपका इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस था, इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, वो आपका आ जाएगा। उसके बाद चेंजेस इन कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड, अगर कोई प्रायर पीरियड की एरर्स वगैरह की वजह से कोई भी चेंज आता है तो वो आप ले लो। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा रीस्टेटेड बैलेंस एट द बिगिनिंग, मतलब एट द बिगिनिंग, अभी तक ये एट द बिगिनिंग की ही बात चल रही है, यहां तक एट द बिगिनिंग की ही बात चल रही है। इसका मतलब ये गलत वाला एट द बिगिनिंग हो गया, उसमें कोई भी चेंज हमने करना था वो हमने कर दिया सेकंड नंबर पे। तो उसके बाद रीस्टेटेड बैलेंस मतलब एक तरह से करेक्ट बैलेंस एट द बिगिनिंग आपका आ जाएगा। उसके बाद आप चेंजेस इन कैपिटल ड्यूरिंग करंट पीरियड, करंट पीरियड में जो भी चेंज हुआ है, मान लीजिए मैंने अगर कोई इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करी है तो मैं ऐड कर दूंगा, और बैलेंस एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह से लेजर ही तो है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, ड्यूरिंग देयर कितनी कैपिटल रेज करी और क्लोजिंग कितनी आ गई, बस इतना ही करा है। अब आते हैं आगे। तो देखिए इसमें मैंने एक नोट लिख रखा है, सेम पर्टिकुलर टेबल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। तो आप जानते हैं शेड्यूल 3 जो बात करता है, शेड्यूल 3 कहता है आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साथ के साथ दिखाने हैं कि आपका 2024 में ये सिचुएशन थी तो 2023 में यही सारी चीजें कितनी कितनी थी, ताकि आप कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो सेम यही चीज, यही वाली पूरी टेबल आपको प्रीवियस ईयर की भी दिखानी कि प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में कितना और कितना कितना चेंज हुआ और कितना क्लोजिंग। ठीक है, तो मैंने उसका अलग से बनाया नहीं है क्योंकि सेम ही है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। आगे आ जाते हैं अदर इक्विटी पे। तो देखिए अदर इक्विटी में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ये आपके कॉलम क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे रोज पे।
कि उसमें क्या क्या दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका पर्टिकुलर आ गया, उसके बाद हमने बोला शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर ली है लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो इसको हम कहां दिखाएं। मैं शेयर कैपिटल तो कह नहीं सकता क्योंकि शेयर कैपिटल तो तब बनेगी ना जब मैंने शेयर्स इशू कर दिए हो सामने वाले को। तो अभी तो ये बीच की बात आ गई, तो बीच की बात आ गई तो कहां आएगी, ये आप पहले अलग से दिखाया करते थे बैलेंस शीट के फेस पे। अब इन्होंने बोला ये आप अदर इक्विटी में दिखाओगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये वाला पर्टिकुलर ऐसा है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। तो डिटेल में तो हम इंड एस 109 में इसको समझेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अभी शॉर्ट में बता देता हूं बिल्कुल देसी तरीके से, ताकि आपको बस इसका मतलब समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। कैसे कैसे निकलता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, वो हम बाद में ही देख पाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से चलते हैं। कि भाई अगर आपने लोन इशू किया है, मान लीजिए अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है 100 रुपए का, ठीक, बैंक से अगर मैंने लोन लिया है 100 रुपए का, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इंड एस 109 के हिसाब से नॉर्मली तो आप क्या कहोगे, 100 रुपए का लोन है, बोरोइंग्स में दिखा दो कि लोन ले रखा है। प्लेन व्यू में अगर आप देखोगे इंड एस 109 को इग्नोर करते हुए अगर आप मीनिंग निकालोगे तो आप यही निकालोगे कि भाई 100 रुपए का लोन है और इस 100 रुपए के लोन को आप उठा के बोरोइंग्स में डाल दो, ये तो लोन है। लेकिन इंड एस 109 कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इस 100 रुपए में से इनके फीचर्स के हिसाब से, लोन के फीचर्स के हिसाब से, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखे थे कुछ कुछ फीचर्स के हिसाब से 10 रुपए का जो लोन है उसके अंदर से कहीं ना कहीं स्मेल किसकी आती है, इक्विटी की, कि वो एक तरह से इक्विटी है। आपने लिया लोन है, ऑन डॉक्यूमेंट सब लोन है, सारी चीजें ओके, एग्रीमेंट जो आपने किया है वो यही किया है, सामने वाले बैंक के साथ में लोन लिया है। लेकिन कहता है इंडियस के हिसाब से उस 100 रुपए के लोन में से 10 रुपए के अंदर एक तरह से फील आता है कि ये आपका लोन नहीं है, ये आपका इक्विटी जैसा लग रहा है। तो वो जो इक्विटी है जैसा लग रहा है ना, वो जैसा लग रहा है उसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर क्या बोलता है कि जो आपका कंपाउंड, कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसी भी चीज के मिक्सचर को बोलते हैं। आप साइंस में देखा करते हैं ना बचपन में कि आपने दो चीजों को मिक्स करा तो उसको बताते थे सर कि कंपाउंड बना दो इसका। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो हमारे चश्मे के भी होते हैं, तो इनमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि कभी दूर की नजर कभी पास की नजर, तो उसमें कंपाउंड मिक्स करके बनाते हैं। तो कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स। तो अब देखिए ये 100 रुपए मिक्स हो गए ना, इसमें लोन वाला फीचर भी है 90 रुपए का और 10 रुपए का इक्विटी वाला फीचर भी है। तो इस पूरे लोन को मैं क्या कह दूं कि ये तो एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पूरे 100 रुपए। अब इस कंपाउंड में कुछ लोन भी है और कुछ इक्विटी वाला भी है। तो वो कहता है कि इक्विटी कंपोनेंट, कि उसमें से जो इक्विटी वाला कंपोनेंट है ना, मतलब 10 रुपए, उसकी बात कर रहा है यहां पे कि इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था 100 रुपए का, उसमें से जो इक्विटी वाला कंपोनेंट है ना सिर्फ, वो आप यहां पे दिखा दो, क्योंकि वो इक्विटी जैसा है ना। तो इक्विटी जैसा मतलब अदर इक्विटी। तो जो प्योर इक्विटी है वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी जैसा है वो अदर इक्विटी। ये बात याद रहेगी आपको। अभी मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में बताया आपको कि 100 रुपए, 10 रुपए, 90 रुपए वाली बात, लोन वाली। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस आप यहाँ पे इतना समझ लो, फॉर्मेट में इक्विटी कंपोनेंट जो भी होगा आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से जो निकल के आएगा वो हमें अदर इक्विटी में दिखाना है, ठीक। उसके बाद देखिए आते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा बताने का कुछ है नहीं। कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगी, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस से बचा, या फिर अदर कुछ भी आपने बना रखा हो अजीब सा, वो भी आपका आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अभी हम वैसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आगे चल के देखेंगे। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अभी आप फिलहाल ऐसे समझ लो जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है, मतलब कुल मिला के अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारी कुछ इनकम्स है। तो अगर इनकम्स है हमारी, तो अल्टीमेटली इनकम सारी उठ के कहां जाती है, अदर इक्विटी में उठ के जाएंगी। कि जितनी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, अदर आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो उठ के कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जाती है। तो बैलेंस शीट में कैसे जाएंगी, वो आपका अदर इक्विटी के रूप में जाएगी, ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें आपका डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, तो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होती है, ये भी हम इंड एस 109 में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई
और आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो ये तो आपको पता ही है, रिवैल्यूएशन हम करते हैं किसी भी एसेट का, तो वो जो रिवैल्यूएशन का सरप्लस होता है वो आपका कहाँ जाता है, वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता, वो आपका जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्यों? क्योंकि वो आपका भी अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर मेरी पीपी 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गई है, तो मैं क्या बोलूंगा, 20 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इस 20 रुपए को मैं कहां लेके जाऊं, क्या प्रॉफिट लॉस में ले जाऊं? नहीं, वो कहता है ओसीआई में लेके जाओ, अभी इसको ओसीआई के डब्बे में डाल दो, जब ये रियलाइज हो जाए देन फिर देखा जाएगा इसका क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपकी ये 3 हेडिंग आ गई, अदर आइटम्स ऑफ ओसीआई। ओसीआई में भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो आती हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे, वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट के अगेंस्ट मनी रिसीव कर रखी है, वो भी आपका अदर इक्विटी का पार्ट है। और फिर इन सब का टोटल में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने अदर इक्विटी को एक तरह से हमने बाइफरकेट कर दिया है कि ये आपका बाइफरकेट हो गया, मल्टीपल चीजें इसमें आएंगी अलग अलग, और अलग अलग जगहों से आएंगी। ठीक है, कोई कहीं से आ रही है, कोई किसी इंडेक्स से आ रही है, कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी पोर्शन उठा लिया, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन उठा लिया, कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन उठा लिया, शेयर वारंट से जो पैसे आए वो आ गए, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, सबका एक तरह से, ये एक तरह से कह सकते हो आप, इसका घर है कि सब जो भी आएंगे बाहर अपने अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स से निकल के वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखिए, अब मेन काम जो था वो हमने समझ लिया है। अब ये जो आपका रोज में है ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो बात करता है बैलेंस एट द बिगिनिंग कितना था, इन्हीं सब चीजों का, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर्स की वजह से कितना कितना चेंज हुआ वो आप प्लस माइनस कर दोगे, फिर आपका रीस्टेटेड बैलेंस आ जाएगा, उसमें आप अपना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जोड़ दोगे, और डिविडेंड वगैरह अगर कुछ दिया है तो वो माइनस कर दोगे, कुछ ट्रांसफर करा है रिटेन्ड अर्निंग में तो वो आप दिखा दोगे, और अदर कोई भी चेंज किया है तो वो आप दिखा दो। मतलब ये कुल मिला के बहुत सिंपल चीजें जो आप करते आ रहे थे। ठीक है, तो मैं बस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब बता दूं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अगर मैं जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, तो उस कंबाइंड वाली वैल्यू को मैं बोलता हूं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो देखो, दोनों चीजें अल्टीमेटली आनी तो अदर इक्विटी में ही है ना, मेरा चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या फिर मेरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो, अल्टीमेटली आना तो अदर इक्विटी में ही है, और अदर इक्विटी से उठ के वो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो यहां पे मैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ले लूंगा, और फिर देख लूंगा इस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितनी आइटम प्रॉफिट लॉस वाली हैं, कितनी आइटम ओसीआई वाली हैं, वो फिर इनके हिसाब से बाइफिकेट कर दूंगा। मतलब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बोलूंगा मैं, ठीक है, अच्छा इतना पोर्शन ओसीआई में इधर जाना है, इतना पोर्शन रिटेन्ड अर्निंग में जाना है, इतना पोर्शन इधर जाना है, वो इसके हिसाब से, इन सब के हिसाब से बाइफिकेट कर देंगे। बात समझ आती है? ठीक, तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं कि सारी आइटम्स आएंगी, जितनी भी आप हेडिंग्स देख रहे हो इनमें से एक आध दो तीन आइटम आपकी दे देगा और आपसे बैलेंस शीट बनवा सकता है, भाई इतना ही करेगा। फुल फ्लैश इसका क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आपसे पूछता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि इसका क्या यूज है, एक्सट्रैक्ट आपसे पूछेगा, और एक्सट्रैक्ट भी आपसे मल्टीपल इंडेस में पूछता है कि आपका इंडेस 109 में भी इसका मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पहले 109 वाली बातें पूछ ले, उसके बाद कह दे कि अब ये जितनी भी अकाउंटिंग आपने करी है ना बेटा, इसको उठा के आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे वो आप हमें बता दो। इंडेस 115 में पूछ सकता है, इंडेस 115 में कहेगा अच्छा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, कितना कितना कर लिया, अब इस रेवेन्यू को प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखाओगे शेड्यूल 3 के हिसाब से, वो बता दो। ठीक है, लीज में भी ऐसी कर सकता है कि लीज लाइबिलिटी आपने निकाल ली, कैलकुलेट कर ली, वो कहेगा लीज को आप कैसे कैसे दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में, वो आप बता दो। तो हम फिर वही देखेंगे, अच्छा 12 महीने से जो कम तक की लीज है वो आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाओगे, और जो 12 महीने से बाद में पेमेंट्स करनी है लीज की वो आप नॉन करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाओगे। इस तरीके से बस इतना आपको करना होगा। सेम विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ये आपको बन जाएगा सेम एज इट इज। अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो आप शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 पढ़ के आ चुके हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही है। बाकी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जो आपका धंधा है, मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस से कितना रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू ऑपरेशंस, मतलब जो मेन बिजनेस ऑपरेशंस हैं
जिनके लिए आप बैठे ही हो काम करने, उन कामों से कितना पैसा कमाया। उसके बाद आपका अदर इनकम, ऑब्वियसली जो मेन काम से नहीं आया वो सारा अदर इनकम में आ जाता है। अदर इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, 1+2। उसके बाद आपके आ जाते हैं एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो अब देखिए एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर मैंने लिख रखा है विच विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, कि आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल कहां कंज्यूम हुआ है, फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, वो रॉ मटेरियल यहां पे आप दिखाओगे। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं हम, ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जितना आपने परचेज किया है माइनस क्लोजिंग। सिंपल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दो तो आपका कंज्यूम कितना हुआ है वो आ जाएगा। ठीक बात। उसके बाद क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एक अलग चीज है। ये क्या है आपका, विच इज परचेज फॉर फर्दर सेल एज इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। मतलब जो गुड्स, जो आइटम्स मैंने एज इट इज सामने से परचेज करी और परचेज कर कर मैं एज इट इज आगे बेच दूंगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक, स्टॉक इन ट्रेड जिसकी मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो देखिए ट्रेडिंग का मतलब होता है इधर से परचेज किया, उस पर बिना कुछ करे, बिना कुछ मेजर मॉडिफिकेशन करे आपने आगे बेच दिया। हाँ छोटी मोटी मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी इधर से परचेज किया मान लो एक्स कंपनी से, तो अब मैं अपने कस्टमर को अगर बेच रहा हूं तो एक्स कंपनी की पैकिंग हटाऊंगा ना, अपनी डालूंगा पैकिंग उसमें और आगे बेच दूंगा। ऐसा करते हैं लोग, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। तो यहां पे हमने बात करी परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कि जो आपने स्टॉक एंड ट्रेड परचेज किया, जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद हमने बोला चेंजेस इन इन्वेंट्री, कि आपकी इन्वेंट्री में कितना कितना चेंज आया वो आप यहां पे दिखा दो। अब जब भी मैं बात करता हूं चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो चेंज किसको बोलता हूं भाई, ओपनिंग में कितनी थी और क्लोजिंग में कितनी आ गई, उनका जो डिफरेंस है वही तो चेंज है। तो मैंने क्या बोला, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री कितने तरह की हो सकती है मेरी, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, इसका डिफरेंस निकाल दिया, ये भी आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री है। उसके बाद हमने बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये भी आपने दिखा लिया, इसका डिफरेंस आ गया, ये भी चेंजेस इन इन्वेंट्री है। फिर आपने बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी आपने निकाल लिया, ये भी आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री है। अब आप मुझसे कहोगे सर यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल को क्यों नहीं लिया, भाई रॉ मटेरियल भी तो आता है, ये तो तीनों चीजें हमेशा साथ में ही आती हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और चलो स्टॉक एंड ट्रेड आप कह रहे हो कि अलग से खरीदा था तो चलो वो आपने ले लिया, लेकिन मरे से मरा रॉ मटेरियल तो आता ही आता है इसमें, वो क्यों नहीं लिया आपने। तो आप ये देखो, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसमें सीए फाइनल का लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर रॉ मटेरियल का तो मैंने यहां पर इफेक्ट ले लिया ना, रॉ मटेरियल के ओपनिंग और क्लोजिंग वाली बातों का तो यहां पर मैंने इफेक्ट ले लिया है ना। तो अल्टीमेटली जब मैंने बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहां पर मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ले लिया, तो मैं डबल थोड़ी लूंगा, अब यहां पर किसका लूंगा, रॉ मटेरियल के अलावा जो बचे आपके। बात समझ आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा उलझना मत आप, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है कि भाई जब एक जगह ऊपर ले ही चुके हैं तो अब नीचे नहीं लेंगे ना। अब यहां पे क्यों ले रहे हैं और यहां पे क्यों नहीं ले रहे हैं, ये फॉर्मेट है भाई साहब। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में तो यहां पे आप ऐसे कर सकते हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिखाओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम ना दिखा के परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिखा दो ऊपर, और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को चेंजेस इन्वेंट्री के साथ में कर दो, तो फिर तो मैंने फॉर्मेट ही बिगाड़ दिया ना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बात तो यही आती है कि फॉर्मेट आपको नहीं बिगाड़ना है। बात समझ में आती है आपके। आप ऐसा भी कह सकते थे कि आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये वाली जो लाइन है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसकी जगह आप ये लिखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कंजम्पशन कितना हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऊपर ना दिखा के चेंज इन इन्वेंट्री में दिखा दो। तो मैंने कहा अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो हमने फॉर्मेट को ही बिगाड़ दिया ना। फॉर्मेट बोलता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिखाना है आपको फेस पे, आप करो नहीं कंजम्पशन है दिखाऊंगा मैं तो परचेज दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें। आगे आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें वही सैलरी वैलरी ESI PF वगैरह, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई रिफ्रेशमेंट दिया है, ठीक है, और भी कोई हम परक्विजिट्स वगैरह देते हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन आपका आ जाएगा, अदर फाइनेंस चार्जेस वगैरह आ जाएंगे। कंसीडर इंड AS 109 ऑल्सो, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें भी आगे थोड़ा सा डिटेल में, सेमी डिटेल में समझेंगे, ठीक है।
कंसीडर इंड एस 109 ऑल्सो। मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि 109 के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट एज पर 109, वो आपको लेनी है। ठीक है, मैंने आपको जब आपने इंट्रोडक्शन का हमने रिवीजन किया था तो मैंने वहां पर भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूं तो हो सकता है कि आपका इंड एस 109 के हिसाब से वो डिविडेंड नहीं है, इंटरेस्ट है। नाम सिर्फ डिविडेंड हम दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में इंटरेस्ट है। तो हमने बोला कि इसको नाम से डिविडेंड है, इस बात को इग्नोर कर दो, इसका फीचर देखो कि ये इंटरेस्ट है, तो आप उसको फाइनेंस कॉस्ट में दिखाओगे, ना कि आप अपना रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करके दिखाओगे एज ए डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड का मतलब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो कहां से आता है, अदर इक्विटी में से माइनस होता है, ऊपर देखा अभी हमने। लेकिन अगर मैं कहता हूं नहीं नहीं ये तो डिविडेंड नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट से सीधे आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा ये तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो हम इंटरेस्ट क्या है और इंटरेस्ट क्या नहीं है, ये चीज को डिसाइड करते हुए हम इंड एस 109 को कंसीडर करते हुए चलेंगे। इसका मैंने शायद आगे एक एग्जांपल भी ले रखा है, तो हम वहां पे देख लेंगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन आपको पता है टेंजिबल पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल पे लगता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। इसके बाद आपका आता है अदर एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंस नॉट स्पेसिफाइड अबव। देखिए अदर का तो कॉलम हमेशा ही रहता है ना हर चीज में, तो आपका ठीक है, एनी एक्सपेंस नॉट स्पेसिफाइड अबव विल बी कवर्ड हियर। ठीक है, तो अदर का यहाँ पे आपका आ गया कि जो भी खर्चे बचे वो आपके सब अदर में। अदर तो हर फॉर्मेट में रहता है, आप कहीं पे फॉर्म भी भरते हो ना तो वहां पे जेंडर में भी अदर देता है, मेल फीमेल अदर। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहां पे अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने कर देना है प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नहीं करना है। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट नाउ, नथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा शेड्यूल 3 ने बोला कुछ होता ही नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में सब कुछ ऑर्डिनरी है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बचा, ऐसा मान के चलता है शेड्यूल 3। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख कर काटा है। ठीक है, लिख कर काटा है, जब भी प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे एरर्स आपको इसी तरीके की देगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे देगा और आपसे कहेगा अच्छा ये बताओ सही है नहीं है, तो आपको देखने में लगे हाँ हाँ ये तो पढ़ी थी हमने, होती है, पहले होती थी अब नहीं होती। कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है आज की डेट में। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां पे ये सारी चीजें निचोड़ इसका क्या निकल के आएगा, भी रेवेन्यू में से अगर मैंने खर्चे माइनस कर दिए तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ना। तो बस वही तो लिख रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। अभी मैंने एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स माइनस नहीं किया है, तो क्या है ये प्रॉफिट लॉस कौन सा है, ये बिफोर एक्सेप्शनल आइटम बिफोर टैक्स। ठीक, उसके बाद मैंने एक्सेप्शनल आइटम्स को प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम का भी एक अपना एक रूल है कि एक्सेप्शनल आइटम कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, तो भी हम देखेंगे आगे। एक्सेप्शनल आइटम को प्लस माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। अब बिफोर एक्सेप्शनल तो कंसीडर कर लिया, तो अब कौन सा प्रॉफिट लॉस बचाइए, बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने कहा टैक्स भी माइनस कर दो ना, करंट टैक्स माइनस कर दिया और डेफर्ड टैक्स माइनस कर दिया। तो करंट टैक्स में तो मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, लेकिन डेफर्ड टैक्स में मैंने प्लस भी लगाया माइनस भी लगाया है। तो ये प्लस माइनस क्यों लगाया है उसका मैंने बताया, वाई प्लस माइनस विल डिस्कस इन इंड एस 12। क्योंकि आपका डेफर्ड टैक्स एसेट भी बन सकता है और लाइबिलिटी भी बन सकती है, एसेट की रिवर्सल भी हो सकती है और लाइबिलिटी की रिवर्सल भी हो सकती है। ये हम पढ़ेंगे इंड एस 12 में। आपको अगर एस 22 जो आपका इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, वहां से ये वाली बात वहां भी सेम ही थी, तो वही रीजन है जो वहां पे आपने पढ़ा कि रिवर्सल भी होती है आपकी, कि पहले पीछे आपने डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हुए आ रहे थे और अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आ गए कि उस असेट का रिवर्सल हो रहा है या फिर लाइबिलिटी बन रही है, तो असेट से लाइबिलिटी भी बन जाती है आने वाले सालों में, या लाइबिलिटी से असेट भी बनती है। ऐसा होता रहता है, कब कब होता है कैसे होता है वो इंड एस 12 में देखेंगे। तो वो चीज के लिए मैंने यहाँ पे लगाया कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। उसके बाद अब ये सारी चीजें करने के बाद क्या आ जाएगा, ये सारी चीजें करने के बाद हमने बोला कि भाई ये आ गया हमारा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम चला रहे हैं अभी। ठीक है, उन ऑपरेशन से जो हमारा मेन धंधा बिल्कुल रनिंग में चल रहा है बढ़िया मस्त, उनसे हमारा कितना प्रॉफिट आया वो हमने दिखा दिया। उसके बाद हमने बोला कि इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो आप प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो धंधे आप बंद कर चुके हो डिसकंटिन्यू कर चुके हो, उनसे कितना प्रॉफिट या लॉस आया वो आप जोड़ दो। ठीक है, नीड टू शो सेपरेटली, ये अलग से हमें शो करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। अब ये आप ये होगा सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं,
मैं एज ए लेमैन बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना अलग बात है कि आपका कोई बिजनेस बंद हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको अलग से दिखानी होती है कि ताकि स्टेक होल्डर्स को पता लगे कि हाँ इनका एक बिजनेस बंद हो गया है और जिससे इतना प्रॉफिट या इतना लॉस था। तो हाईलाइट करने के पर्पज से अगर मान लीजिए मैं इस प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को भी मैं ऊपर अलग से जोड़ जाड़ के दिखा देता मिक्स करके, तो पता ही नहीं चलता कौन सा बिजनेस कब शुरू हुआ कब बंद हो गया। तो ये बिजनेस का बंद होना एक बड़ी बात नहीं लगती आपको, तो इस वजह से ये स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। इस वजह से शेड्यूल 3 में बोला कि आप अलग से बताओ, ठीक। तो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हम अलग से शो करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए अल्टीमेटली हम जितना भी कुछ करते हैं सारा एफआर में जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं उन सब का निचोड़ क्या निकल के आता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनकर तैयार हो जाए। इसी के लिए हम करते हैं सारी चीजें। ये समझ लीजिए आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड के कुछ होते हैं, बैक एंड में काम करते हैं, कुछ फ्रंट एंड में काम करते हैं, ऐसा कुछ इनका हिसाब होता है। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जो है वो फ्रंट एंड है कि फ्रंट एंड में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस पे क्या दिख रहा है और इसके नेक्स्ट बिहाइंड पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं उनके रिस्पेक्टिव इन डेज वगैरह, उन्हीं से तो वैल्यूज निकल के आ रही हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रही है बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में। क्या बैक एंड की वर्किंग स्टेक होल्डर्स के लिए रेलिवेंट है? नहीं, उनके लिए तो अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट दिख रही है 2 पेज की, क्या ये बैलेंस शीट है प्रॉफिट लॉस है। एज अ ले मैन स्टेक होल्डर्स तो बस इतना ही देखेगा, तो वहां पर क्या दिखना चाहिए वो बहुत ध्यान से दिखाना है। इस वजह से इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखना पड़ता है। आगे आ जाते हैं टैक्स ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। भाई डिसकंटिन्यू कर दिया आपने ऑपरेशन तो क्या इनकम टैक्स वाले टैक्स छोड़ देंगे क्या उस पर? वो कहेंगे भी जो बनता है वो टैक्स तो दो, तो वो टैक्स भी इसमें से माइनस कर देंगे हम। उसके बाद आ जाएगा आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये देखिए ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन सा आया, कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग दोनों का। क्योंकि जब मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करता हूं तो उसमें तो मैं कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दोनों ही देखूंगा ना, क्या जो धंधे बंद कर दिए उनसे भी जो प्रॉफिट था प्लस जो धंधे अभी चल रहे हैं उनसे भी जो प्रॉफिट है वो मिलाकर मैं बोलूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। बात समझ आती है? उसके बाद हमने बोला इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आती है बात अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपका मेन स्ट्रीम लाइन में आ गया कि ये आपका ओसीआई, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे अब से ओसीआई में, बार बार अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा वर्ड है, ओसीआई बोलूंगा, ठीक है। ओसीआई में आपके क्या क्या आते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट्स आपके आते हैं। अब ओसीआई में जो आपके अनरियलाइज प्रॉफिट्स होते हैं उनके 2 तरीके होते हैं कि जो मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट्स अपने ओसीआई में शो करे अभी उनके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के दरवाजे बंद हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के दरवाजे अभी बंद हैं और उन प्रॉफिट को मैंने बाहर ही ओसीआई के पास रख दिया है मेहमान खाने में, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। वो जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएल, और दूसरा आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएल। मतलब वो जो मैंने बोला कि मैंने बाहर उनको रोक दिया है और मेहमान खाने में रख दिया है कि उनको चेक करेंगे कि ये घर में बुलाने लायक है भी मेहमान या नहीं, तो और जो घर है हमारा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो उनमें से कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो रिक्लासिफाई हो जाएंगी प्रॉफिट लॉस में, मतलब ओसीआई डेबिट टू पीएल ये एंट्री पड़ जाएगी अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री से आपको समझाऊं तो, ठीक है। ओसीआई से हटके प्रॉफिट और पीएल में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं और कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आएंगी, मतलब वो ओसीआई में रहेंगी, ओसीआई से रिक्लासिफाई प्रॉफिट लॉस में तो नहीं होंगी। तो फिर सर कहां होंगी? वो सीधे बैलेंस शीट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आना एक बड़ी बात है। प्रॉफिट लॉस में अगर कोई चीज आती है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाता है कि हाँ ये आपका मेन कोर्स ऑफ प्रॉफिट है, उससे स्टेक होल्डर्स के डिसीजन पर फर्क पड़ता है। तो प्रॉफिट लॉस में कुछ भी डालने से पहले बिल्कुल फूक फूक के ध्यान में एकदम दिमाग सारा तबाक रोशन करके चेक करना पड़ता है हमें कि प्रॉफिट लॉस में डालना है भी या नहीं। ओसीआई में पड़ी रहे, ठीक है, अंदर घर में किसको बुलाना है वो बड़े ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। मेहमान खाने में कोई रहता रहे कोई बात नहीं है, रहता है। तो यहां पे आइटम्स विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएल और आइटम विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएल। अब आप ये कहोगे सर इसका कोई लॉजिक बताओ, आपके कौन कौन सी आइटम रिक्लासिफाई हो जाती है पीएल में और कौन कौन सी आइटम रिक्लासिफाई नहीं होती पीएल में। अब आप मुझसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कुछ आपको बता दूं कि भाई ऐसा ऐसा हो, ये 2 कंडीशन पूरी हो रही हो या ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हो तो रिक्लासिफाई कर देना और ना हो रही हो तो मत करना। आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो मत करना। क्यों? क्योंकि ये कौन सी आइटम रिक्लासिफाई होंगी और कौन सी नहीं होंगी, सबसे पहले तो इनमें जाने वाली आइटम ही बड़ी लिमिटेड है। उसके बाद कौन सी रिक्लासिफाई होंगी और कौन सी नहीं होंगी वो भी
इंड एस वगैरह ने खुद बता दिया लॉ ने कि ये होंगी और ये नहीं होंगी, बात खत्म, अपना दिमाग लगाए नहीं है। ठीक, तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ वो होगा, लॉजिक होगा कि हाँ ये क्लासीफाई होंगी और ये क्लासीफाई नहीं होंगी, तो ऐसा मत करना। लिस्ट दी हुई है उसी हिसाब से चलना है। अब आपका आता है, तो देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताया था, तो मैंने बोला था कि भाई आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है कि पीएल प्लस ओसीआई। तो यहां पर देखिए वही चीज मैंने करी, मैंने ना इसमें डॉट 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 करके आपको सिंबल्स के साथ में भी बता दिया है कि ये यहां से उठ के ऐसे ऐसे आ रहा है, इसको ये जोड़ा तो ये आ गया प्रॉफिट लॉस प्लस ओसीआई मिलके आपका क्या आ गया टोटल। भाई टोटल का मतलब ये होता है कि कई दो चार चीजों को जोड़ के जो आता है उसको हम टोटल बोलते हैं। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई प्लस पीएल दोनों मिला के आपके यहां पे, बात समझ आती है। उसके बाद आप डिस्क्लोज कर दोगे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, डू नॉट कंसीडर ओसीआई वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस, इंड एस 33 ऐसा बोलता है। ठीक है, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपने अपना इंटरमीडिएट में ही पढ़ा होगा, मीनिंग वही है। बेसिक और डाइल्यूटेड का क्या क्या होता है वो अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। और आप जब भी डाइल्यूटेड ईपीएस वगैरह को कंसीडर करोगे तो आपको ना ओसीआई को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ पीएल के बेस पे निकालना है। ठीक है, पीएल के बेस पे ही क्यों निकालते हैं इसका लॉजिक हम डिस्कस करेंगे इंड एस 33 में। बात समझ आती है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आ जाइए आगे, एक सेकेंड देना। पॉइंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल 3। अब देखिए शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब दैट आइटम इन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शैल बी रिपोर्टेड एज पर नेचर ऑफ आइटम। तो शेड्यूल 3 कहता है कि भाई साहब आप जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आइटम्स आप दिखाते हो ना, वो आपको किस हिसाब से दिखानी है, वो आपको उनके नेचर के हिसाब से दिखानी है। ठीक, नेचर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बट जो आपका इंडेस 1 है, इंडेस 1 जो आपकी बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका नाम भी यही है। ठीक है, नाम और काम दोनों सेम है। इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब दैट आइटम इन प्रॉफिट लॉस कैन बी रिपोर्टेड एज पर नेचर ऑफ आइटम और फंक्शन वाइज। मतलब अब आप इन दोनों लाइनों को ध्यान से समझना। शेड्यूल 3 ने बोला नहीं 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 भाई बिल्कुल नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से ही दिखाना है, कोई और तरीका नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इंडेस 1 कहता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, कहता है भाई साहब आप देख लो, नेचर के हिसाब से दिखाना है नेचर के हिसाब से दिखा लो, फंक्शन के हिसाब से दिखाना है फंक्शन के हिसाब से दिखा लो। हालांकि मैंने अभी आपको नहीं बताया कि नेचर वाइज का मतलब क्या होता है और फंक्शन वाइज का मतलब क्या होता है, अभी समझ लेंगे उसको। अभी आप इतना समझो कि इसमें हमें क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। शेड्यूल 3 ने बोला नहीं नहीं नेचर के हिसाब से ही दिखाना है, कोई और तरीका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंडेस 1 ने बोला अच्छा नेचर के हिसाब से दिखाना चाह रहा हो दिखा लो। कोई और कंपनी है उसने कहा नहीं नहीं मैं तो फंक्शन के हिसाब से दिखाऊंगा, उसने कहा फंक्शन के हिसाब से दिखा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में से कोई भी दिखा लो। ठीक है, सो टू कंप्लाई विद बोथ रिक्वायरमेंट। अब आप मुझे बताओ अगर मुझे दोनों, क्योंकि मेरे ऊपर तो इंडेस भी एप्लीकेबल है वो भी कंपलसरी है, ये मेरी 500 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, मैं लिस्टेड कंपनी हूं, मैं अंडर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हूं, तो मैं मेरे ऊपर तो इंडेस भी एप्लीकेबल है ना। और क्योंकि मैं कंपनी हूं इसका मतलब शेड्यूल 3 भी एप्लीकेबल है, तो मेरे ऊपर तो दो डंडे आ गए। शेड्यूल 3 इधर से डंडा चला रहा है, कह रहा है नेचर वाइज दिखा, और इंडेस 1 भी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी अपनी अपनी कुछ कुछ बात कर रहा है, और मुझे दोनों को कंप्लाई करना है। तो आप बताओ अगर दोनों को कंप्लाई करना है तो समझदारी किस में है, मैं क्या कर लूं। तो कहता है टू कंप्लाई विद बोथ रिक्वायरमेंट वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर वाइज। तो नेचर वाइज अगर करते हैं हम तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्योंकि इंडेस 1 ने तो रिलैक्सेशन दे रखी थी, उसने कहा अच्छा नेचर वाइज करना चाह रहा है कर ले, और शेड्यूल 3 ने कहा नहीं नहीं नेचर वाइज ही करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं फंक्शन वाइज कर लेता हूं तो इसका मतलब मैं शेड्यूल 3 का वायलेशन कर रहा हूं, तो दिक्कत आएगी। तो इस वजह से हमने बोला हम नेचर वाइज प्रेजेंट करते हैं, इस वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा नेचर वाइज होती है। लेकिन सर ये तो बताओ नेचर वाइज का मतलब क्या और फंक्शन वाइज का मतलब क्या है, इतनी कहानी बता दी। तो देखो नेचर वाइज का मतलब है, नेचर वाइज का देखो एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है कि मतलब आप ना कहीं कैसे दिखाते हो कि अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, मतलब मेन मेन हेड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसको आपका एक तरह से नेचर वाइज, कि इसका नेचर क्या है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट नेचर हो गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आपका नेचर हो गया।
अच्छा, अगर फंक्शन वाइज की बात करते हैं, मींस प्रॉपर हेड वाइज आइटम, जैसे वाटर एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, ठीक है, प्रोफेशनल फीस। अब ये कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे कि जो एक्चुअल में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा होगा। अगर आप जैसे टैली वगैरह यूज करते हो या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वहां पे आप लेजर इसी तरीके से बनाते हो अपनी आर्टिकलशिप में। हाँ जी, वाटर एक्सपेंस, ये तो जी रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस है। यहाँ पे क्या कहता है, अरे अदर एक्सपेंस में उठा के डाल देना। नेचर वाइज ही कहता है कि अदर है ना ये एक्सपेंसेस, उठा के डाल दो अदर में। फंक्शन वाइज कहता है कि आप बिल्कुल एक एक हेड वाइज बनाओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया नेचर वाइज का मतलब हो गया, और आपका फंक्शन वाइज का मतलब हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है, हम क्या उसमें कर रहे हैं काम, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक तरह से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन वाइज कि हाँ जी ये तो वाटर का खर्चा है, ये तो आपका बिजली का खर्चा है, ये पानी का खर्चा है, ये सेलिंग का खर्चा है। या मेरे फंक्शन हो गए ना, सेल करना एक फंक्शन हो गया, वाटर का एक्सपेंस पे आउट करना एक फंक्शन है हमारा, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन वाइज बोलते हैं इसको। फिर आपका कहता है इट इज अलाउड टू ऐड एनी लाइन आइटम इन फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो ये फॉर्मेट जो दे रखा है इस पे लकीर का फकीर बन जाओ और आप कुछ नहीं करो इसमें, और कोई चेंज नहीं कर सकते। कहता है चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है चेंज करने में। इट इज अलाउड टू ऐड एनी लाइन आइटम इन फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कैन नॉट डिलीट एनी लाइन आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है हम ने जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया है, अगर आप शेड्यूल 3 और इंडेक्स 1 पढ़ोगे ना, तो बोलते हैं दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के मतलब मिनिमम लाइन आइटम तो इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप बढ़ाना चाहते हो, आलतू फालतू टाइम है आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास लेबर है, तो आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और डिटेल भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कम नहीं कर सकते आप। जो लाइन आइटम हमने बताई हैं वो मिनिमम है, उनको तो छेड़खानी करनी नहीं है। उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं ये और लाइन आइटम ऐड करने से मेरा जो शेयर होल्डर है ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा मेरी बैलेंस शीट को, वो आप कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। बिकॉज इंडेस एंड शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब मिनिमम लाइन आइटम और इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि डिलीट करने का अगर मान लो हम दरवाजा खोल देते, तो हर कोई फिर यही कहता अरे ठीक है ना, रेवेन्यू दिखा और सारे खर्चे खर्चे में दिखा दी, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 लाइन 3 लाइन का दिखता, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट मतलब खर्चे, प्रॉफिट हो गया जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उठा के शेयर होल्डर को दे दिया। क्या पता लगेगा उससे, कुछ भी नहीं पता लगेगा, वो होना ना होना बेकार है। इस वजह से उन्होंने कहा मिनिमम तो इतना दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से तो काम कम हो जाता ना फिर कंपनीज का, ठीक। तो यहां पे देखो मैंने वही घुमा घुमा के बार बार एक ही बात लिख रखी है ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए। मींस वी कैन ऐड समथिंग इन फॉर्मेट बट कैन नॉट डिलीट। अब देखो मैंने इस पे क्वेश्चन रेज किया जो आपकी क्वेरी आ सकती है कि व्हाई दिस रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एंटिटी टू ऐड एनी लाइन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट तो रिजिड होता है ना, कि नहीं जी यही फॉर्मेट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, फॉर्मेट का यही मतलब होता है। ये तो क्योंकि हम आपका मैनुअली बनाते हैं तो इस वजह से हम कर भी पा रहे हैं। अगर आप देखें कोई सॉफ्टवेरिकल फॉर्मेट है, तो उस सॉफ्टवेरिकल फॉर्मेट में मतलब सॉफ्टवेयर में कोई भी फॉर्मेट बनता है आपका कंप्यूटर में, तो उसमें लाइन आइटम आपकी जितनी है, मान लो आपको एड्रेस लिखना है, उसमें एड्रेस में दे रखा है आपको कि आपको अपना हाउस नंबर लिखना है, एरिया लिखना है, और आपका सेक्टर लिखना है, और स्टेट और पिन कोड, ये 4-5 आइटम ही लिखनी है। आपने कहा नहीं नहीं मैं तो लैंडमार्क भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन उसमें लैंडमार्क का तो है ही नहीं ना लाइन आइटम, तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल रिजिड है। तो फॉर्मेट का तो मतलब ही होता है कि बिल्कुल रिजिड हो जाना, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन दे रखी है। क्यों दे रखी है रिलैक्सेशन, उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज आंसर देखिए, बिकॉज every entity has to work for and has to prepare financial statement for various kinds of share stakeholders, and every stakeholders has a different viewpoint for the purpose to use financial statement। क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपने स्टेक होल्डर्स के लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे स्टेक होल्डर को ही नहीं समझ में आ पा रही, तो मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई ना। अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने स्टेक होल्डर देख के कहते अरे क्या बनाया है मेरा समझ नहीं आ रहा, और हमने जो है अपने दिन रात एक कर दी, ऐसी तैसी करा ली उसको बैलेंस शीट बनाने में, धड़ाधड़ इंडेक्स लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बढ़िया बना दी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही, तो हमारे लिए तो बेकार है ना, उसी के लिए तो बना रहे थे हम। हमें क्या खुद जो है देखना थोड़ी था उसको, क्या बैठ के देख रहे हैं कितनी अच्छी बैलेंस शीट है, अरे स्टेक होल्डर्स के लिए बनानी, कंपनी करेगी क्या उसका, ठीक। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि स्टेक होल्डर्स के समझने के लिए हर स्टेक होल्डर्स अपने अपने व्यू पॉइंट से चीजों को देखता है। तो स्टेक होल्डर्स क्या है, स्टेक होल्डर्स आपने देखा कि कोई भी हमारा स्टेक होल्डर्स हो सकता है, मेरे शेयर होल्डर्स, मेरे डिबेंचर,
गवर्नमेंट इवन, या फिर आपके डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। हर कोई जो अपने व्यू पॉइंट से देखता है, तो वो हर कोई बंदा अपने व्यू पॉइंट से बैलेंस शीट को देखना चाहेगा कि अच्छा मैं तो ऐसे देखना चाहता हूं बैलेंस शीट को, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि भाई स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, ठीक है। अब कौन कौन क्या क्या देखना चाहता है, तो शेयर होल्डर क्या देखना चाहेंगे, शेयर होल्डर कहीं ना कहीं देखना चाहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली ऑल तो देखना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बेसिकली कौन कौन क्या क्या देखना चाहेगा, नॉर्मली इन अ जनरल सिचुएशन पैट देखना चाहेगा ये कि प्रॉफिट टैक्स कमाने के बाद कितना आ रहा है, वेदर कंपनी कैन पे डिविडेंड टू अस, कि हमें डिविडेंड दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो उसके लिए रेवेन्यू कितना कमाया, क्या वो इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू मैंने 100 करोड़ कमाया और 110 करोड़ के तो खर्चे कर दिए, 10 करोड़ के लॉस में हमारा डिविडेंड कहां से देगा, हमारे लिए बेकार है ऐसा 100 करोड़ का रेवेन्यू। हमें तो अल्टीमेटली पैट से ज्यादा फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट में से तो डिविडेंड दोगे आप, ठीक। तो इसलिए शेयर होल्डर जो है उसके लिए पैट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर के लिए क्या पैट इंपॉर्टेंट है, क्या पैट गया भाड़ में, मुझे तो ईबीआईटी से मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट दे पाओगे नहीं दे पाओगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इंटरेस्ट से पहले की अर्निंग कितनी है, मान लो इंटरेस्ट देने से पहले भी लॉस ही है, इसका मतलब उसको जो है तलवार लटकेगी उसके सर पे डिबेंचर होल्डर की, अब मेरा पैसा डूबेगा कि मेरा इंटरेस्ट दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा अभी दिया नहीं है उन्होंने, उससे पहले ये लॉस गवाए बैठे हैं, ठीक है। तो वो ये देखना चाहेंगे हाँ मेरा इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट है, मेरा इंटरेस्ट ये लोग निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे लिए कंपनी बढ़िया है। मेरा इंटरेस्ट देने के बाद लॉस में चले जाए भाड़ में गए, मुझे क्या मतलब, वो ऐसा बोलेगा। फिर बोलते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या देखना चाहेंगे, तो देखिए एम्प्लॉयज को क्या पैट से एबीआईटी से मतलब है, उनको तो अपनी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो अब सैलरी चाहिए, सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन उनके लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है कि वेदर कंपनी इज ग्रोइंग और नॉट। मान लो अगर वो देखते हैं कि हाँ ये कंपनी तो ईयर टू ईयर रेवेन्यू इसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब बढ़ती चली जा रही है इनकी सेल, इसका मतलब उसको अपना फ्यूचर सिक्योर लगेगा एम्प्लॉय को, तो वो इस तरीके से देखना चाहेगा अपना। कस्टमर साइज ऑफ कंपनी देखना चाहेंगे कि भाई हम जिन लोगों के कस्टमर हैं वो अच्छे बड़े वेल्थी कंपनीज है ना, कि हाँ बड़ी इनका एक अपना ऑरा है और इनका स्केल बिजनेस का बड़ा है, वो ये सब चीजें देखना चाहेगा। आपके सप्लायर, वेदर कंपनी हैज लिक्विड फंड टू पे, के सप्लायर क्या देखना चाहेगा, भी मेरे मुझसे जो ये रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं उसकी मुझे पेमेंट करते रहे टाइम पे, बस मैं इतना ही तो चाहूंगा एज ए सप्लायर। आप बिल्कुल सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचो, वो यही तो चाहेगा, उसे मतलब ही नहीं रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट कितना, ये सब कितना, वो देखेगा हाँ लिक्विड फंड इनके पास होते हैं ना मेरी पेमेंट करने के लिए, बस काफी है। तो वो बैलेंस शीट इस व्यू पॉइंट से देखना चाहेगा, भी इनके पास लिक्विड फंड कितने हैं जरा बताओ, ठीक। उसके बाद हमने बोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो देखो ओवरऑल व्यू पॉइंट से देखती है, टैक्सेशन के व्यू पॉइंट से, और कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा कंपनी में, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो वो तो ओवरऑल देखती है। गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं कर सकती। हाँ मेन जो है उनका फोकस क्या होता है टैक्स का, कि टैक्स वगैरह सही से आ रहा है कंपनी से या नहीं, कि प्रॉफिट तो बहुत कमा रही है लेकिन टैक्स बहुत कम दे रही है, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो इस तरीके से देखना चाहेंगे। उसके बाद हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल टू स्टेक होल्डर। तो ये तो बेसिक सी बात है कि भाई रिलायबल होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो उसमें, रेलिवेंट होनी चाहिए कि आलतू फालतू बातें ना लिखी हो, जो स्टेक होल्डर्स के काम की है सिर्फ वो बात लिखी हो, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, सामने वाले के समझ में आनी चाहिए कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो मान लो मैं बैलेंस शीट कुछ ऐसी बनाऊं कि पहले एक तो असेट लिख दूं, उस असेट के नीचे जो है मैं बोरोइंग्स लिख दूं, उस बोरोइंग के नीचे मैं लिख दूं अदर इक्विटी, उस अदर इक्विटी के नीचे मैं कोई असेट लगा दूं, फिर उस असेट के नीचे मैं कोई लाइबिलिटी लगा दूं, अजीब सी बना दूं, तो क्या किसी की समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। क्या हो रहा है ये, सारा अलग अलग करो ना, असेट एक बार दिखाओ, लाइबिलिटी फिर एक बार दिखाओ अलग से, ताकि पता लगे अच्छा ये असेट है ये लाइबिलिटी है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको अंडरस्टैंडेबल का, ठीक है। तो कहता है अगला पॉइंट, कंपनी में नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट। अपने अपने व्यू पॉइंट से भी आप बना के दे सकते हो बैलेंस शीटों को। अगला आते हैं हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई, जिसकी मैंने आपको बात बताई थी कि कौन कौन सी आइटम क्लासिफाई होती हैं और कौन कौन सी आइटम क्लासिफाई नहीं होती, उसकी भी एक लिस्ट है। कोई आप सेट रूल सेट नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा हो जाए तो क्लासिफाई होगा और ऐसा ऐसा हो जाए तो क्लासिफाई नहीं होगा प्रॉफिट लॉस में। तो आप देखिए पहला हमने बोला आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएल, कि कौन कौन सी आइटम रिक्लासिफाई हो जाएंगी पीएल में, मतलब वो पहले ओसीआई में जाएंगी, फर्स्ट पहले मेहमान खाने में जाएंगी, फिर हम देखेंगे अरे तो हमारे बहुत अजीज रिश्तेदार हैं, इनको चलो घर में ले आओ, मतलब प्रॉफिट लॉस में लेके आ जाओ। पहली आइटम
एक्सचेंज डिफरेंस इन ट्रांसलेटिंग ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। जब आपके कोई फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आप ट्रांसलेट करते हो अपनी करेंसी में, तो आपका एक रिजर्व निकल के आता है, मतलब जो आपका एक डिफरेंस निकल के आता है। ऑल्दो इसको भी मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इंडेस 21 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसपे जो है ही इंडेस इसी पे कि आपके फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व वगैरह के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, फॉरेन करेंसी के क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि एक जब आप कन्वर्ट करोगे बैलेंस शीट को अपनी, और अलग अलग रेट से कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आपने अपना AS11 जो अगर आपको आपने पढ़ी रखा है ऑब्वियसली, तो उसमें भी आपने देखा होगा, अच्छा असेट है तो वो तो इस रेट क्लोजिंग रेट पे होंगी, और आपका एक्सपेंसेस है तो वो तो एवरेज के हिसाब से निकालेंगे, एवरेज रेट पे होंगी। तो जब मैं बैलेंस शीट की अलग अलग आइटम्स को अलग अलग रेट पे आपका ट्रांसलेट करूंगा, तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली अर्थमेटिकली एक डिफरेंस निकल कर आएगा। वो डिफरेंस आपका क्या होता है,